हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, वी आर डिस्कसिंग क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री, एंड इन दिस चैप्टर वी आर अबाउट टू डिस्कस द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो किस तरह से रीजनल कल्चर्स बिल्ड हुए, किस तरह से जो अलग अलग भाषाएं हैं, जो लैंग्वेजेस है, उर्दू, मलयालम, मराठी एंड मेनी मोर, उन सब के बारे में हम देखेंगे। हाउ दीज इवॉल्व्ड and how India is a diversified country in all over the world. We will discuss all these things in this chapter. So, making of regional culture. ठीक है? So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन को। चलिए देखते हैं। So India is a land of diversity and each region has its own distinctive language, clothes, food, dance, music, painting and literature. हर जगह अलग अलग चीजें हैं। These regional cultures evolved. These regional cultures evolved over a period of time. ऐसा तो नहीं है एक साथ बन गए होंगे। It is a ongoing process and are often formed as a result of complex processes of intermixing of various traditions and ideas. तो क्या हो रहा था? इंटरमिक्सिंग हो रही थी वेरियस प्रोसेसेस और आइडियाज की। Thus, some traditional appears, ट्रेडिशंस जो है वो किस तरह से अपीयर होते थे? स्पेसिफिक टू सम रिलीजन, कुछ जो है स्पेसिफिक थे कुछ रिलीजन्स के। While some may be seen in the same region in different forms, वही रिलीजन कोई दूसरे रीजन में अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इसमें हर डे बाय डे आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही चीजें बदलती हुई देखने को मिल जाएगी। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस देखते हैं हम, किस तरह से इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस डेवलप हुई। चलिए, अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस डेवलप्ड एंड फ्लरिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। आप सब जानते हैं मिडिवल पीरियड के टाइम पे कौन आया था? उस समय मुगल्स आए थे। तो मुगल्स ने क्या किया भाई? मुगल्स ने किया, और आप जाने तो दिल्ली सल्तनत भी थी। तो उन सबकी वजह से जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब विद द कमिंग ऑफ द मुस्लिम रूलर्स टू इंडिया, अरेबिक, पर्शियन लैंग्वेजेस ऑल्सो केम टू द कंट्री। तो जो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस है वो इन दूसरी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज के आने की वजह से ही हमारे इंडिया में आई। These languages influence the development of some languages. अभी ये जो लैंग्वेजेस आई, इन सब लैंग्वेजेस ने और लैंग्वेजेस को भी इन्फ्लुएंस किया। द फ्यूजन ऑफ पर्शियन एंड हिंदी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू। इन सब की वजह से क्या हुआ? उर्दू लैंग्वेज बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। अब क्या है, पर्शियन और हिंदी इस तरह से मिक्स हुई कि एक नई लैंग्वेज डेवलप हो गई जो उर्दू आज हम कहते हैं। अब वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस सच एज मराठी, आप जानते हैं महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, कन्नाडा जो कर्नाटका में, तेलुगु जो तेलंगाना वगैरह में बोलते हैं, तमिल, मलयालम जो आप केरला में देखेंगे, गुजराती गुजरात, बंगाली बंगाल में, कोलकाता में आजकल मिल जाएगी। ऑल्सो डेवलप्ड एंड फ्लरिश्ड, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो है बहुत ज्यादा डेवलप हुई और फ्लरिश करी। इनकी जो प्रोस्पेरिटी है वो कई जगह और कई मुयाम पार कर गई थी। These languages were already in use before the arrival of Turks। और ऐसा नहीं है कि टर्की के बाद आई, जब टर्की से जो दिल्ली सल्तनत आई थी उससे पहले भी हमारे यहाँ ये लैंग्वेजेस थी। So they continued to be used during the regions of Delhi Sultans and the Mughals। ये सारी की सारी उस समय भी यूज होती थी। मुगल आए मगर लैंग्वेजेस वही रही। द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। क्यों? क्योंकि सूफी संत ये सब जो है वननेस की बात किया करते थे, ये सब डिस्टिंक्टिवनेस की बात करते थे, डाइवर्सिटी की बात करते थे। तो सूफियों ने एक तरीके से ये जो लैंग्वेजेस है इनको प्रोटेक्ट किया। अब दे यूज्ड
these languages to spread their ideas or write their compositions. कई सारी बुक्स वगैरह उनके द्वारा लिखी गई, अपनी बायोग्राफी लिखवाई उन्होंने। तो इस तरह की चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी जो इन सब ने करी थी। अब फ्रॉम पर्शियन पेंटिंग्स टू मुगल मिनिएचर्स, अब पर्शियन पेंटिंग से मुगल मिनिएचर्स की तरफ आप देख सकते हैं। अब द मेन इम्पेटस फॉर द स्प्रेड ऑफ पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग सीम टू हैव बीन द इन्वेजन ऑफ द मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग एनाटोलिया एंड द इंडिया बाय तिमूर इन द 14th सेंचुरी में तिमूर आया था। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। अब प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ मुगल पीरियड वाज द तिमूरिद पीरियड इन सेंट्रल एशिया, वहां पे मुगल पीरियड से पहले तिमूरिद पीरियड था। अब इट वाज नेम्ड आफ्टर तामेरलैन और तिमूर द लैम हु गैदर्ड many of the leading artists of the period at his capital समरकंद। तो जो समरकंद है ना वो उनका कैपिटल हुआ करता था। जो दिल्ली सल्तनत टर्क वाले जो तिमूर वगैरह से आए उनका कैपिटल था समरकंद। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हाई पॉइंट इन पर्शियन पेंटिंग। कौन? समरकंद। सो इट इज ऑफ लिटिल वंडर दैट द मिनिएचर्स फ्रॉम दिस पीरियड went on to influence what was produced among the मुगल्स। तो जो मुगल्स में हो रहा था वो इस तरह से यहाँ पे मिनिएचर के रूप में दिखाया जा रहा था। अब इट वाज इन द रीजन ऑफ अकबर 1556 से 1605 तक अकबर था। आप सब जानते हैं जम्मू का हराया पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने, और इसने मुगल सल्तनत को थ्रोन में कन्वर्ट किया। दैट मुगल पेंटिंग्स रीच ग्रेट हाइट। अब अकबर के समय जो मुगल पेंटिंग्स है वो ग्रेट हाइट पे पहुंच गई। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग अकबर। द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल मुगल आर्ट पैटर्न्स वाज जहांगीर। अब अगर हम देखें पेंटिंग्स में जो हाई पॉइंट पे पहुंचा वो जहांगीर के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जहांगीर खुद एक पेंटर था। ही इज ऑल्सो अ पेंटर हु हैड बीन ट्रेन्ड इन ड्राइंग बाय मास्टर्स ऑफ द रॉयल स्टूडियो। तो इस तरह से क्योंकि वो खुद एक पेंटर था तो पेंटिंग उसकी तरफ पे फ्लरिश हुई। अनलाइक हिज फादर अकबर, जहांगीर वाज मोर इंटरेस्टेड इन आर्टिक्स मेरिट देन पब्लिक रिलेशंस। आर्टिक्स मेरिट में उसका ज्यादा रोल था पब्लिक रिलेशन से ज्यादा, क्योंकि ही इज अ पेंटर सो ही वांट्स सम आर्टिस्टिक वैल्यूज इन ऑल ओवर द पेंटिंग्स। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्या है? What are the reasons for the spread of Persian paintings? क्यों स्प्रेड हुई भाई पर्शियन पेंटिंग्स? तो दिल्ली सल्तनत आप देख सकते हैं, समरकंद, और फिर उसके बाद मुगल में अकबर भी देख सकते हैं। इस वजह से पर्शियन पेंटिंग बहुत ज्यादा फैली। दूसरा, विच पीरियड इज कंसिडर्ड द हाई पॉइंट ऑफ पर्शियन पेंटिंग्स? पर्शियन पेंटिंग्स का हाई पॉइंट किसे बोला जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। अब थर्ड, व्हेन डिड मुगल पेंटिंग्स रीच ग्रेट हाइट्स? मुगल पेंटिंग्स ग्रेट हाइट्स पर कब पहुंची वो आपको बताना है। तो ये सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कब पहुंची थी? अकबर के टाइम पे पहुंची, जहांगीर के टाइम पे और ज्यादा पहुंच गई। तो डेवलपमेंट स्टेजेस बाय स्टेजेस होता है, और इन सबके मकबरे आपको मिल जाएंगे दिल्ली में। ज्यादातर वहीं पे बनाते थे अपने मकबरे ये। तो द चेहराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि भाई मिडिवल टाइम में कई सारी जो लैंग्वेजेस थे वो प्रोटेक्टेड थी बिकॉज ऑफ सूफीज। बिकॉज जितने भी मुगल्स वगैरह थे वो सूफी के भक्त हुआ करते थे। दिल्ली सल्तनत के बाद सूफी आए थे, तो उन्होंने क्या किया कि मुगलों को इंस्पायर किया कि भाई आप रिलीजियस डिस्टिंक्टिवनेस को रखें, डाइवर्सिटी को बनाए रखें, और अकबर इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर थे डाइवर्सिटी बनाए रखने में। अब हम देखेंगे द चेरास को, द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। तो मलयालम लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हुई वो हम यहाँ पे देखने का ट्राई करेंगे। तो द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। वन एग्जांपल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द लैंग्वेज एंड द रीजन चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम एस्टेब्लिश्ड इन द 9th century साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। कब? साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है पेनिनसुला का, वहां पे आपको ये सारी चीजें
देखने को मिल जाएगी। अ पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे केरला likely Malayalam was spoken. Rulers introduced the Malayalam language script in these inscriptions. तो देखा जाए तो केरला में मलयालम बोली जाती थी, तो वहां पे चेरा रूलर्स रहा करते थे। अब वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ a regional language in the official record in the subcontinent, Cheras also drew upon सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। इतना ही नहीं, चेरास जो है सांस्कृतिक ट्रेडिशंस भी रखते थे। क्यों? क्योंकि ये खुद हिंदू हुआ करते थे, हिंदू टेम्पल्स वगैरह बनाया करते थे, वैष्णवीज थे। तो टेम्पल थिएटर ऑफ केरला भी आप देख सकते हैं। ट्रेस टू दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द सांस्कृतिक एपिक्स, फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स इन द Malayalam dated to about 12th century, directly indebted to Sanskrit. A 14th century text, the Leela Tilkaram, dealing with the grammar and poetic composed in Mani Pravalam, literally diamonds and corals. ये सारी की सारी जो है आपको दिख जाएंगे, कई सारे ये लीलातिकरम, मणि परवालम, रेफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज दैट इज मलयालम। तो कई सारे टेक्स्ट वगैरह आपको मिलेंगे, कई सारी जो पेंटिंग्स आपको मिलेगी, कई सारे लिटरेरी वर्क्स आपको मिलेंगे। उनमें फर्स्ट लिटरेरी वर्क जो है वो कौन सा है? वो है लीलातिकरम। उसके बाद दूसरे आए जो ये है मणि परवलम, जिसका मतलब डायमंड्स एंड कोरल्स के बारे में बात होती है, क्योंकि आप जानते हैं केरला जो है एक कोस्ट पे है, तो वहां पे कोरल्स आपको मिलेंगे, ये समुद्री प्लांट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब ये रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। ये देखिए, ये एक अर्ली केरलिक इंस्क्रिप्शन मलयालम लैंग्वेज में लिखी हुई है, कंपोज्ड इन मलयालम। इफ यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड और यू कैन सी राइट नाउ। तो चलिए, ये तो हमने देखा मलयालम के बारे में, चेरास से आए। मलयालम में बहुत ज्यादा ग्रामर वगैरह के बहुत सारे जो टेक्स्ट है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं संस्कृत की बात। तो संस्कृत जो है चेरा के समय भी थी, मलयालम भी थी, संस्कृत भी थी, क्योंकि वो सारे वैष्णविस्ट थे, तो वैष्णव को मानते थे, तो सीधी सी बात है हिंदू टेम्पल्स वगैरह बनाएंगे वो। अब संस्कृत को देख लेते हैं। संस्कृत उस समय भी थी। अब संस्कृत हैड बीन एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन इंडिया। संस्कृत जो है वो एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इंडिया की। सिंस द एंशिएंट पीरियड के टाइम से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती है। इट वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है किसकी? नॉर्थ इंडिया की। टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत, कि भाई जो दिल्ली सल्तनत है उसका जो रूल है तब तक ये जो लैंग्वेज है वो थी। जैसे ही दिल्ली सल्तनत का रूल आया इट इज डिमिनिश्ड। तो दिल्ली सल्तनत में बहुत से ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने टेम्पल्स को तोड़ तोड़कर मस्जिदें बना दी, और उस समय टेम्पल्स जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब थे, वहीं पे सब होता था। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्क्स ऑन अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स सच एज लॉ, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, पोइट्री, रिलीजन वाज रिटन इन द संस्कृत ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। क्योंकि उस समय में कुछ तो रूलर्स थे जो मिडिवल पीरियड में संस्कृत में लिखा करते थे। इट वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द हिंदू एज वेल एज मुस्लिम किंग्स। तो क्या है, कुछ मुस्लिम किंग्स थे जिन्होंने इसे डिमिनिश नहीं किया। तो संस्कृत उस समय चल रही थी, बट आज के समय संस्कृत के जो स्पीकर्स है वो बहुत कम है, बिकॉज संस्कृत नाउ इज अ वेरी वेरी डिफरेंट लैंग्वेज, बट दैट टाइम इट इज अ कॉमन, बट नॉट स्पोकन बाय द लोकल पीपल, स्पोकन बाय द पीपल हु आर इन अ लॉयल और रॉयलिस्टिक फैमिली। उन लोगों में संस्कृत बोली जाती थी, वरना हम लोग तो आज भी प्राकृत पाली बोलते थे उस समय। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए, पेंटिंग्स है ये जया देवा की, वर्शिपिंग राधा और कृष्णा। ये देखिए, जयदेव राधा और कृष्णा को वर्शिप कर रहे हैं। तो इस तरह की पेंटिंग वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब आ जाइए आगे। एन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ 11th सेंचुरी इज द कथा सरिता सगरम। तो देखिए, कथा सरित्रा ये क्या है? ये सोमनाथ देवा ने लिखी है। तो ये उनका इंपॉर्टेंट वर्क है। इससे हमें ये जो राधा कृष्ण है उसके बारे में जो उन्होंने बताया है वो है।
कथा है वो. इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड लीजेंड एंड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 22,000 श्लोक. इसमें है राजा तरंगिनी बाय कालहाना. आप देखेंगे राजा तरंगिनी किसने लिखी है? कालहाना ने. रिटन इन संस्कृत इन 1148 इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर. तो कश्मीर के जो किंग्स है ना, उनके लिए ये जो राजा तरंगिनी है कालहाना की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो संस्कृत में लिखा गया है. अब द गीता गोपीनाथ या गीता गोविंदा, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा टेक्स्ट. जो किसने लिखा है? रिटन बाय जयादेवा. तो यू शुड रिमेंबर राजा तरंगिनी इज कंपोज्ड बाय कालहाना एंड गीता गोविंदा इज कंपोज्ड बाय जयादेवा. ओके, कंपोज इन द 12th सेंचुरी में कंपोज किए गए भाई. देखिए 12th सेंचुरी का मतलब 1000 इज ओवर नाउ, सॉरी 1100 इज ओवर नाउ, 1148 हो चुका है. 12th सेंचुरी कब स्टार्ट होती है बताइए? 1101, दैट इज 12th सेंचुरी स्टार्टेड. ओके, अब डिस्क्राइब द लव ऑफ कृष्णा एंड राधा. तो गीता गोविंदा जो है लव बताते हैं कृष्णा और गोविंदा के बारे में, दैट इज कृष्णा और राधा. और इवन टुडे वर्सेस जो छंद है फ्रॉम दिस टेक्स्ट आर सम ड्यूरिंग सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल एसोसिएटेड विद कृष्णा. तो जब कृष्णा की पूजा होती है, कोई फेस्टिवल होता है, कोई जागरण होता है, कुछ होता है, तो वो सारे जो सॉन्ग्स है जो गीता गोविंदा में लिखे हुए हैं, वो कंपोज किए हुए जो सॉन्ग्स है वो भी गाए जाते हैं. और उस पर कई सारे फिल्म में भी सॉन्ग्स बने हैं. तो ये आपको याद रखना है. एक तो है राजा तरंगिनी और एक है गीता गोविंदा. गीता गोविंदा लिखा है जयदेव ने और राजा तरंगी कालहा ने. ठीक है, और ये संस्कृत में ही लिखे गए. ठीक है, अब आ जाइए आगे पर्शियन के बारे में. अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे पर्शियन को. पर्शियन लैंग्वेज किस तरह से आगे बढ़ी. तो हमने संस्कृत को तो देख लिया. संस्कृत के दो ग्रंथ भी आपको पता होने चाहिए. एक तो है गीता गोविंदा और एक है राजा तरंगिनी. नाउ पर्शियन. पर्शियन आप सबको पता है कहां से आई? समरकंद के राजाओं से. तुर्क हुआ करते थे, समरकंद कैपिटल था उनका, तैमूर वगैरह. अब द तुर्क्स इंट्रोड्यूस पर्शियन लैंग्वेज. तुर्क्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया भाई? पर्शियन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया इन इंडिया. इंडिया में इट बिकेम देयर कोर्ट लैंग्वेज. उनकी क्या है? ये कोर्ट लैंग्वेज बन गई. वन ऑफ द मोर इंपोर्टेंट राइटर्स ऑफ द मिडिवल पीरियड वाज अमीर खुसरो. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स जो है मिडिवल पीरियड के उस समय, वो कौन थे? वो थे अमीर खुसरो. ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट. तो अमीर खुसरो जो है वो बहुत ज्यादा फेमस पर्शियन राइटर थे. ही वॉज अ पुअर स्कॉलर. वो ज्यादा पुअर थे मगर मैथमेटिशियन थे एंड हिस्टोरियन भी थे अमीर खुसरो. बहुत ज्यादा इनके आपको टेक्स्ट मिल जाएंगे विच गिव्स हिस्ट्री अबाउट द मिडिवल रूलर्स इन इंडिया. अब ही रॉट मोस्टली इन पर्शियन में लिखते थे वो, बट ऑल्सो यूज्ड हिंडावी विच कंटेन्ड एलिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदुस्तानी एंड अरेबिक. उसमें भी वो लिखा करते थे हिंडावी, हिंदुस्तान की भाषा और अरेबिक भाषा को मिक्स करके लिखते थे. हिज वर्क्स शो दैट पर्शियन स्कॉलर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन लैंग्वेज. कि भाई पर्शियन स्कॉलर्स जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस थे, ये हम यहां से देख सकते हैं. अब वन ऑफ हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इज द तुगलकनामा. अब जो ये अमीर खुसरो है उसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क माना जाता है वो है तुगलकनामा, विच इज अबाउट द रीजन ऑफ द गियासुद्दीन तुगलक. इसके बारे में है, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में है अमीर खुसरो का ये टेक्स्ट तुगलकनामा, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में. तुगलक में हमेशा हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, बट तुगलकनामा गियासुद्दीन तुगलक जो फर्स्ट फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का, वो. अब कोर्ट क्रॉनिकल्स के बारे में देखते हैं. इसी में पर्शियन बायोग्राफीज लिखते थे, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ वेरियस रूलर्स वाज आल्सो रिटन इन पर्शियन. पर्शियन में ही आपको जितने भी मुगल है, जितने भी मिडिवल है रूलर्स है दिल्ली सल्तनत के, सब मिलेंगे. ठीक है, अब ये देखिए मिनहाज ए सिराज बरानी इसामी
and Abul Fazl were some important historians of the medieval period. ये जो है important historians है कब के? medieval period के. और अल उत्बल and नजीरी were important Persian poets of this time. क्या है वो? important Persian poets है इस समय के, ये हम कह सकते हैं. अब several संस्कृत वर्क्स सच एज रामायण, कई सारे संस्कृत वर्क्स भी हैं, जैसे कि एक तो है रामायण और दूसरा क्या है? महाभारत. एंड द उपनिषद्स वर आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, ये भी पर्शियन में ट्रांसलेट हो चुके हैं. तो उस समय अमीर खुसरो वगैरह उन्हें कई सारे जो पोइट्स थे उन्होंने अलग अलग जगह की ट्रांसलेशन करी थी. जो महाभारत है, रामायण है, आज सब पर्शियन में भी पढ़ सकते हैं, तो मुस्लिमों के लिए भी है. आजकल कुरान वगैरह भी हिंदू की लैंग्वेज हिंदी में भी आ चुके हैं. So everybody can read whatever they want. It is not needed कि you have this religion, that religion. If you are Hindu, you can read Quran. If you are Muslim, you can read Ramayana, Mahabharata. So there is no restriction at all. और होना भी नहीं चाहिए. और हिंदी, अब आ जाती है हिंदी की बात करते हैं. अब देखिए हिंदुस्तानों में हिंदी बोली जाती है. अब आप देखिए हिंदी तो एक लोकल लैंग्वेज है, मगर हम देखें तो रीजन वाइज ये भी बटी हुई. हरियाणवी लोग भी हिंदी बोलते हैं, हरियाणवी भी बोलते हैं, राजस्थानी भी बोलते हैं, लोग हिंदी भी बोलते हैं. तो एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. हिंदी लैंग्वेज स्टार्टेड टू डेवलप बिटवीन 7th century टू 10th century. और एक ही लैंग्वेज से आएगा सब, वो है संस्कृत. संस्कृत से सब आता है. इंग्लिश के वर्ड्स तक संस्कृत से निकले, तो इससे हमें पता लगता है संस्कृत कितनी ओल्ड है. बट उससे भी ओल्ड तमिल लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू मेनी एविडेंस. इट डेवलप्ड फ्रॉम संस्कृत, संस्कृत से हिंदी डेवलप हुई. एंड वेरियस डायलेक्ट्स सच एज खड़ी, खड़ी डायलेक्ट हो गया, खड़ी बोली, अवधी, ब्रिज भाषा, मैथिली, इन सब से भी हिंदी जो है डेवलप हुई है, ये हम कह सकते हैं. वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी कौन से हैं भाई? हिंदी में जो शुरुआत के काम हुए थे, टेक्स्ट वगैरह, वो क्या है? वॉज पृथ्वीराज रासो. ये पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का एक फेमस टेक्स्ट है, हीरोइक पोयम बाय चांद बारदाई. चांद बारदाई जो है उन्होंने ये हीरोइक पोयम लिखी थी, ये आपको पता होना चाहिए. अब अकबर से रीजन सो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन हिंदी एज ही पैट्रोनाइज्ड और पैट्रोनाइज्ड हिंदी पोइट्स. उसने क्या किया? पैट्रोनाइज किया किसको? हिंदी पोइट्स को. अब्दुल रहीम खान ए खाना, popularly called Rahim, wrote भक्ति पोएट्री इन हिंदी. उसने क्या करा? भक्ति पोएट्री हिंदी में लिखी. ये हम यहां से देख सकते हैं. Some of the important works written in 15th century include तुलसीदास रामचरितमानस. क्या है? रामचरितमानस, which was devoted to Ram, and सूरदास सूर सागर. सूरदास का एक सूर सागर है, तुलसीदास का रामचरितमानस है. विद द थीम ऑफ डिवोशन टू कृष्णा, एक तो रामा के लिए और एक कृष्णा के लिए. अब भक्ति सेंट्स लाइक कबीर एंड नामदेव ऑल्सो रोट इन हिंदी. आप सबने कबीर के दोहे कभी ना कभी देखे होंगे, सॉरी. तो जो कबीर के दोहे हैं, और आप देखेंगे नामदेव के भी कुछ ऐसे वर्सेस है, वो भी हिंदी में लिखे हुए हैं. आप सबने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में पढ़े होंगे. तो हिंदी भी एक ओल्ड लैंग्वेज है, एंशिएंट लैंग्वेज यू कैन से. अब उर्दू की बात कर लेते हैं. उर्दू भी मिक्स लैंग्वेज है, जैसे हिंदी मिक्स लैंग्वेज है ना, उर्दू भी मिक्स लैंग्वेज है. देखते हैं. उर्दू डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 17th century टू 18th century. तो उर्दू जो है इस समय बनी थी. अब ये जो उर्दू की डिटेल्स है, किस तरह से टर्की वगैरह से आई, ये सब हुआ, और बनी पर्शियन वगैरह से. तो उर्दू के बारे में, मराठी के बारे में, पंजाबी, तमिल, इन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.